हेलो साथियों, स्वागत है आपका डेल्फिन इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आप देखेंगे श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं और कौन से अंग का क्या कार्य होता है। आपको अंत तक वीडियो देखना होगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, श्वसन तंत्र का मतलब क्या है। श्वसन तंत्र का मतलब है ऐसे अंगों का समूह जो श्वसन करने में मदद करता है या श्वसन जिसके द्वारा हम श्वसन करते हैं। ऐसे अंगों को श्वसन तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तंत्र का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स यानी कि अंगों का समूह। तो श्वसन तंत्र की जो शुरुआत होती है उसका पहला अंग है नाक, यानी नॉस्ट्रिल से श्वसन तंत्र की शुरुआत होती है। नाक में दो छिद्र होते हैं जिसे हम नासा मार्ग या नेजल पासेज कहते हैं, जिसके द्वारा आप श्वास को यानी कि वायु को, प्राणवायु को, ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करते हैं और फेफड़े तक पहुंचाते हैं। तो जाहिर सी बात है, नाक से फेफड़े तक ले जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता होगा, कोई ना कोई मार्ग होगा। उस मार्ग का नाम है वायु नली, या जिसका नाम ट्रेकिया या विंड पाइप भी होता है। जो ट्रेकिया विंड पाइप होता है वो आपके गले से जो ग्रसनी होती है, जहां से भोजन भी गुजरता है और जहां से वायु भी गुजरती है, वहीं से जुड़ा होता है। तो भोजन और वायु जिस रास्ते से गुजरता है उसे क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी से वायु नली, विंड पाइप, ट्रेकिया जुड़ी होती है। और वो खुलती कहाँ पर है? फेफड़े में। हमारे पास दो फेफड़े होते हैं, बाएं तरफ और दाएं तरफ। ये फेफड़े हमारे ऊपर यानी कि थोरैसिक रीजन जो होता है, जो उदर जो वक्ष क्षेत्र होता है, वहां पर उपस्थित होता है। यानी जो ट्रेकिया है, विंड पाइप है, वायु नली है और जो फेफड़े हैं, ये आपके वक्ष क्षेत्र यानी कि थोरैक्स रीजन में उपस्थित होते हैं। फेफड़े को नीचे से सपोर्ट देने के लिए गुम्मद आकार का, डोम शेप का एक मांसपेशी का बना हुआ अंग होता है जिसे डायाफ्राम या तंतुपट कहा जाता है। और चारों तरफ से पसलियां होती हैं। पीछे की तरफ से पीछे की तरफ से आपकी रिब्स है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। और आगे की तरफ एक स्टर्नम बोन है, जिससे हमारे पसलियां जो होती हैं वो जुड़ी होती हैं। पीछे किससे जुड़ी होती हैं? रीढ़ की हड्डी से, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं। और आगे जो आपकी स्टर्नम बोन होती है वहां से जुड़ी होती हैं। तो ये तो हो गई हमारे श्वसन अंग की पोजीशन। अब हम चित्र के माध्यम से चीजों को थोड़ा सा और क्लियरली समझते हैं। हमने बताया आपका जो श्वसनांग की शुरुआत होती है वो कहाँ से शुरू होता है? वो नाक से शुरू होता है, नॉस्ट्रिल से शुरू होता है। नाक से शुरू होता है। और नाक में जो दो रास्ते होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नेजल पासेज कहते हैं। और वहां का जो स्थान होता है उसे कहते हैं नेजल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नेजल कैविटी। तो नॉस्ट्रिल से एयर नेजल कैविटी के द्वारा जाती है। कहाँ पर जाती है? नेजल कैविटी से पहुंचती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स वही स्थान है जहां से भोजन भी गुजरता है और वायु भी गुजरती है। यानी वहां पर दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता तो वायु नली में जाएगा और जो दूसरा रास्ता होगा वो भोजन नली को जाएगा। वायु नली यानी कि जो विंड पाइप होती है, ट्रेकिया होती है, वो लंग्स में खुलती है। जबकि जो फूड पाइप होती है, जिसे ओसियोफेगस कहते हैं, वो स्टमक यानी कि पेट में यानी अमाशय में खुलती है। तो फेरिंग्स जो है वो किससे जुड़ी होगी? फेरिंग्स जुड़ी होती है ट्रेकिया और फूड पाइप, ओसियोफेगस दोनों से। लेकिन वायु किस में जाएगा? वायु जाएगा विंड पाइप में, ट्रेकिया में। ट्रेकिया आगे चल के दो भागों में बट जाती है, जिसे कहते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। ये जो ट्रेकिया होती है आगे चल के दो भागों में बट जाती है, जो दोनों फेफड़ों में जाकर के खुलती है, जिसे क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। या फिर अंग्रेजी में उसे कहा जाता है ब्रोंकस। क्या कहते हैं? ब्रोंकस। ब्रोंकस दो, राइट और लेफ्ट दो ब्रोंकस होंगे। ब्रोंकस आगे ब्रोंक्यूल्स यानी कि श्वसनिकाओं में बटेंगे। और जो श्वसनिकाएं होती हैं वो अंततः कोपिका वाहिनी में यानी कि एल्वियोलर डक्ट में खुलती हैं और उससे एल्विलाई जो अंगूर के गुच्छे नुमा संरचनाओं में खुल जाता है। कुछ इस प्रकार से होता है, जरा देखिएगा। ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप होती है। विंड पाइप जो होती है वो श्वास नली में बट जाती है। दोनों तरफ हमारे फेफड़े होते हैं, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा। जो श्वास नली होती है आगे चल के श्वसनिकाओं में बढ़ती है और पतली हो जाती है ना? प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनिका
और अंततः क्या होती है, जो कूपिका वाहिनी होती है, एल्वियोलर डक्ट होती है, उसमें बैठती है और यहीं से अंगूर के गुच्छे नुमा बहुत सारी क्या होती हैं, एल्विलाई यानी कि कूपिकाएं लगी होती हैं। ये कूपिकाएं ही ऐसा स्थान है जहां से वास्तविक में ब्लड का और ऑक्सीजन का सॉरी ब्लड में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। कूपिका ऐसा स्थान है जहां से रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, यानी एक्सचेंजिंग होती है गैसेस की। नहीं, एक्सचेंजिंग साइट ऑफ गैस जो होता है वो एल्विलाई होता है। यहीं एल्विलाई के चारों तरफ से कैपिलरीज लगी होती हैं, यानी कि केशिकाएं लगी होती हैं। ब्लड वेसल की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे पतली पतली जो रक्त वाहिनियां होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको कहते हैं केशिका या फिर कैपिलरी कहते हैं। इन्हीं से क्या होता है, ब्लड जो होता है डिफ्यूज होकर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होकर के ब्लड में जाता है। ठीक है, तो एक बात और आपको याद रखनी है, ध्यान देनी है कि जो ये ट्रेकिया होती है, विंड पाइप होती है, इसके ऊपर वाले भाग को लैरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स या इसी को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साउंड बॉक्स। यहाँ पे विशेष प्रकार की मांसपेशियां लगी होती हैं, जिससे जब वायु बाहर आती है तो साउंड निकलता है, जिसको हमारी टंग यानी कि जिह्वा और लिप यानी कि होठ जो है मिल करके उसे वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं, आवाज में बदल देते हैं। यानी साउंड बॉक्स लैरिंग्स है जो साउंड को जनरेट करता है। इस लैरिंग्स के ऊपर क्या होता है, एक ढापननुमा संरचना होती है, जिसे बोला जाता है इपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? इपीग्लॉटिस। और जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है लैरिंग्स का, उसे बोलते हैं ग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस हो जाएगा और ये हो जाता है इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस वो मांसपेशी की बनी संरचना होती है। जब आप भोजन निगलते हैं तो भोजन को ट्रेकिया में, विंड पाइप में, वायु नली में जाने से रोकता है। भोजन को वायु नली में या ट्रेकिया में जाने से कौन रोकता है? इपीग्लॉटिस रोकता है। कैसे रोकता है? ग्लॉटिस के पास में वो चिपक जाता है, फिर क्या होता है, भोजन जो है वो वायु नली में नहीं जा पाता, वो खिसक के फूड पाइप में, ओसियोफेगस में चला जाता है। ठीक है, अभी जो ट्रेकिया होती है, इस ट्रेकिया में सी आकार की उपास्थि पाई जाती है। ये सी आकार की उपास्थि का मतलब क्या है? जैसे ये पेन है, अब इस पेन में चारों तरफ से तो रिंग लगी होगी, लेकिन एक तरफ थोड़ी सी बची रह जाएगी, मतलब एक तरफ पूरा मिला नहीं होगा। इससे क्या होगा, ये जो ट्रेकिया होती है चूंकि मांसपेशी की बनी होती है, तो जिसमें वायु थोड़ी देर के लिए अगर प्रेशर कम हो तो ये चिपक न जाए। अगर चिपक जाएगा तो वायु पास नहीं हो जाएगी, पास नहीं हो पाएगी। इसलिए सी आकार की उपास्थि ट्रेकिया में, श्वसनिकाओं में पाई जाती हैं, जिससे ये चिपकने से बची रहें या चिपके नहीं। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ट्रेकिया में जो सी आकार की उपास्थि पाई जाती है, या श्वसनिकाओं में या श्वसनी में सी आकार की जो उपास्थि पाई जाती है, उसका क्या काम होता है? या श्वसनिकाएं या ट्रेकिया, विंड पाइप या वायु नली चिपकने से बचाने के लिए क्या होता है? तो सी आकार की उपास्थि पाई जाती है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती हैं। तो ये जो सी आकार की क्या है, ये सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग है, कार्टिलेज की बनी हुई, उपास्थि की बनी हुई छल्ले हैं सी आकार की। सी आकार में क्या होता है? सी में क्या होता है, थोड़ा सा आगे नहीं मिला होता है, पूरा वो बनाओ, बीच में थोड़ा सा हटा दो तो क्या होगा, सी आकार का बन जाएगा। ठीक है, ये जो सी आकार की उपास्थियां होती हैं, ये कहाँ तक होती हैं? ये श्वसनिकाओं तक होती हैं। ठीक है, अंतिम श्वसनिकाओं तक होती हैं, प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनिकाओं तक पाई जाती हैं। अब लास्ट में ये जो अंगूर के गुच्छानुमा संरचना होती है, इसी को बोलते हैं कूपिका या एल्विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कूपिका या एल्विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्विलाई। एल्विलाई ये चारों तरफ से क्या होती हैं, ये मान लीजिए एल्विलाई है, कूपिका है, तो इसके चारों तरफ से क्या पाई जाएंगी? केशिकाएं पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इन्हीं ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है, वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन क्या होगा? ब्लड वेसल में आएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो एल्विलाई में जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से गैसेस का एक्सचेंज होता है। किस माध्यम से होता है? डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। अब ये जो एल्विलाई है और जो ब्लड वेसल है, रक्त वाहिनी है, इन दोनों के बीच में एक बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जिसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और एल्विलाई की जो लेयर है, परत, दीवार है,
साथ में जो ब्लड वेसल है, उसकी दीवार है और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इन तीनों की मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। इसकी मोटाई कितनी होती है? 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। तभी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होकर के, विकसित होकर के इधर-उधर आ जा पाती है। यानी ऑक्सीजन एल्वेलाई से ब्लड वेसल में जाएगा और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से, रक्त वाहिनी से एल्वेलाई यानी कि कोशिका में जाएगा। ठीक है? तो क्वेश्चन पूछा जाए, एक्चुअल साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन लंग्स कहाँ पर होता है? एल्वेलाई के द्वारा होता है, कोशिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एल्वेलाई यानी कि कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है? ये आपका डायाफ्राम डोम शेप का है। जब आप सांस लेते हैं, सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है और जब सांस बाहर निकालना होता है तो ये डोम आकार का होता है। जिससे क्या होता है, आपकी जो फेफड़े होते हैं, जो आपके लंग्स होते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ता और घटता है। यानी डायाफ्राम और जो पसलियाँ होती हैं, ये मिल करके आपके फेफड़े के आयतन को बढ़ाती घटाती। जब आयतन बढ़ता है तो दाब कम होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और जब ये डोम शेप हो जाता है और पसलियाँ स्थिर हो जाती हैं, अपने स्थान पे पहुँच जाती हैं, तो आपके लंग्स का जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है, वो घट जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे वायु जो होती है, वो वायुमंडल में बाहर आ जाती है। ठीक है? इस प्रकार से गैसेज़ बाहर आती हैं। अब यहाँ पे दूसरा चित्र हमने लिया है, जहाँ पर एल्वेलाई को थोड़ा-सा दिखाया गया है। देखिए, जो एल्वेलाई हैं, एल्वेलाई किससे जुड़ी होती हैं? एल्वियोलर डक्ट से जुड़ी होती हैं, यानी कोशिका वाहिनी से जुड़ी होती हैं और ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है ना? ये लास्ट ब्रोंक्यूल्स होती है। यहाँ तक क्या होती है, सी आकार की जो कार्टिलेजिनस रिंग वो पाई जाती हैं। एल्वेलाई एल्वेलाई में चिपकने से बचाने के लिए यहाँ पर कुछ रसायन निकलते हैं, केमिकल निकलते हैं, जिससे ये चिपकने से बचे रहते हैं। तो यहाँ पे आपको डायाफ्राम दिखाया गया है और इसके चारों तरफ से फेफड़े के चारों तरफ से क्या होती है? पसलियाँ होती हैं। पसलियाँ क्यों पाई जाती हैं? फेफड़ा जो है, एक एयर टाइट चैम्बर होता है, पंक्चर ना हो जाए, किसी तरीके से क्षति ना पहुँचे, इसमें अगर चोट-चपेट लगे थोड़ी बहुत तो जो है लंग्स जो है, फेफड़ा पंक्चर ना हो, क्योंकि अगर पंक्चर हो जाएगा तो कितनी भी कोशिश करो फुलाने-पिचकाने की, तो आपका लंग्स फूलेगा नहीं, आप साँस नहीं ले पाओगे। इस वजह से जो होता है वो एयर टाइट चैम्बर होता है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि वायु का जो रास्ता होता है, एयर का जो पासेज होता है, कहाँ से कहाँ होता है। तो एयर पहले कहाँ जाएगा? नोज़ में यानी कि नाक में जाएगा, फिर नेज़ल पासेज में जाएगा, नेज़ल पासेज में जाएगा, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है? नाक के द्वारा जो नासा मार्ग होता है, नासा मार्ग या नेज़ल चैम्बर जो होता है, उसमें जाएगा। नेज़ल चैम्बर से कहाँ जाएगा? ग्रसनी में जाएगा, यानी फेरिंक्स में जाएगा। फेरिंक्स कहाँ जाएगा? विंड पाइप या ट्रेकिया में जाएगा, इसे वायुनली कहा जाता है। वायुनली में जाएगा। वायुनली से कहाँ जाएगा? श्वसनी में जाएगा। श्वसनी से जो छोटी-छोटी श्वसनी होती हैं, उनका नाम क्या होता है? श्वसनिकाएँ कहते हैं इनको। श्वसनिका में जाएगा और श्वसनिका से कहाँ जाएगा? श्वसनिका में जाएगा। श्वसनिका से कहाँ जाएगा? कूपिका में और कूपिका के बाद में गैस एक्सचेंज होके पहुँच जाएगी रक्त में, ब्लड वेसल में, है ना? तो रक्त में पहुँचेगा। रक्त से कहाँ पहुँचेगा? सभी कोशिकाओं तक पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से जो ऑक्सीजन होती है वो ट्रैवल करती है ना? अब इसको और थोड़ा डिटेल में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। रक्त में जाएगा, रक्त से कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। किस हार्ट के किस भाग में जाएगा? पहले आलिंद में पहुँचेगा। कौन से आलिंद में? लेफ्ट आलिंद में, बाएँ आलिंद में पहुँचेगा। फिर बाएँ नीले में जाएगा, बाएँ नीले से पूरे बॉडी में जाएगा, पूरे ब्लड में पूरी सेल्स में जाएगा। सेल्स के बाद में वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के फिर से हार्ट में हार्ट में आता है। हार्ट से फिर से दोबारा किस हार्ट में आएगा? आलिंद में और भी राइट आलिंद में आएगा। फिर दाहिने आलिंद से दाहिने नीले में जाएगा, फिर लंग्स को आता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बाहर निकाल दी जाती है और फिर से ये प्रक्रिया चलती रहती है ना? तो ये जब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को और डिटेल में पढ़ाएँगे, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो देंगे तो उसमें आपको समझाएँगे। आशा करते हैं हमने आपको यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनके अंग बताएँ और उनके कार्यों को समझा पाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें आपने को समझ में आई हों, आपको इस वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू मिला हो, तो आपको वीडियो को लाइक करना है।
अपने दोस्तों को साथ से जो है साझा करना है, शेयर करना है। अगर आप पहली बार चैनल पर विज़िट किए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।